ये है वक्त मीडिया पेशा खिदमत हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में जश्न अदब के 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में कुछ खास टॉपिक पर डिबेट और डिस्कशन के खास वीडियो। हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी जनाब सैयद फैसल अली साहब ने जश्न अदब के 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल 2015 में रोल ऑफ जर्नलिज्म इन बैलेंसिंग द सोसाइटी टॉपिक पर अपने ख्यालात रखे और इंडियन मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, ये वीडियो आप देखेंगे 25 मिनट का, लेकिन पहले जेंगो बनाना की बात 40 सेकंड में। पहला, अंताक्षरी और गेम्स का ऐप 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी। सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का, साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। अंग्रेजी और उर्दू के मुमताज सहाफ़ी जनाब सैयद फैसल अली साहब का ताल्लुक पटना बिहार के एक अदबी खानवादे से है। सहारा ग्रुप ज्वाइन करने से कबल वो सऊदी अरेबिया की मारूफ अंग्रेजी रोजनामे अरब न्यूज के एडिटर रहे। फिलहाल रोजनामा सहारा, आलमी सहारा और सहारा टीवी के ग्रुप एडिटर के ओहदे पर सरफराज हैं। फैसल अली साहब ने 1000 से ज्यादा स्टोरीज मुनफरिद सियासी मसाइल पर कवर की। उन्होंने नोबेल विनर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, बेनजीर भुट्टो साहिबा, यूसुफ रजा गिलानी साहब, नवाज शरीफ साहब जैसी दुनिया की मखसूस तरीन शख्सियात का इंटरव्यू लिया। वो जियो टीवी, NDTV, CNN, BBC, डॉन टीवी और फ्रेंच लिबर्टी जैसे मारूफ मीडिया हाउसेस से वाबस्ता रहे। मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि अपने तजुर्बात की रोशनी से इस बज़्म को मजीद मुनव्वर कर दें। जनाब सैयद फैसल अली साहब। शुक्रिया। हाज़रीन, सबसे पहले कुंवर साहब का, रंजीत साहब का और इस इदारे से जुड़े हुए जश्न अदब के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बहुत संजीदा मौजू पे इतने अच्छे लोगों के साथ गुफ्तगू का इनेकाद किया है। और बहुत अच्छी बात है। हम लोग हमेशा बात करते हैं दूसरी चीज़ों पे, कहीं ना कहीं खुद एहतसाबी भी होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम माशरे में किस तरह का निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामयाब है या नहीं है। बहुत अच्छा मौजू है, रोल ऑफ जर्नलिज्म इन बैलेंसिंग द सोसाइटी। जैसा कि जमीली साहब ने कहा, मैं उनकी बात बहुत गौर से सुन रहा था। कुछ अर्से कबल हैदराबाद में एक प्रोग्राम था, मीडिया कॉन्क्लेव था मानू में, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे नजम सेठी साहब आए थे और इम्तियाज़ आलम साहब भी वहाँ पे थे। मैं भी वहाँ पे इत्तेफाक से था और इसी तरह की गुफ्तगू हो रही थी। तो जो बातें वहाँ पे नजम सेठी साहब ने कही और इम्तियाज़ साहब ने कही, तो मैं थोड़ा सा परेशान था इससे कि मैं काफ़ी पाकिस्तान गया हूँ और अफगानिस्तान के जिहाद का जो सो कॉल्ड जिहाद था, उन दिनों हम लोगों का ट्रांजिट रूट पाकिस्तान ही होता था। तो बहुत सारे सहाफ़ियों से मेरी मुलाकात है, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता था, लेकिन उस तरह से उतनी बातचीत नहीं हो पाती थी जो नजम सेठी ने बताया और इम्तियाज़ साहब ने बताया। और आज जमीली साहब ने जो बात कही, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है। हालांकि ऐसे देखें तो निज़ाम के तौर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है इस मामले में कि हम लोगों के यहाँ पूरे तौर पे जमहूरी निज़ाम है। पिछले 65 साल से इनके यहाँ उस तरह का मामला नहीं रह पाया बदकिस्मती से। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया के हवाले से अगर बात करें तो मोर और लेस सिचुएशन एक सी है। सिर्फ एक दो चीज़ें जो ये कह रहे थे, तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, हमारे यहाँ हालात इतने बुरे नहीं हैं। जब उन्होंने कहा कि मीडिया के ऊपर माफिया का ही प्रेशर आता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं 22-24 साल के बाद हिंदुस्तान लौटा हूँ, एक बड़े मीडिया घराने से जुड़ा हूँ। और जाहिर सी बात है, जो लोग जानते हैं सहारा को उर्दू का सबसे बड़ा अखबार है मुल्क का, 18 एडिशन है, 10 जगहों से छपता है, चैनल है, हमारा मीडिया हाउस भी बहुत बड़ा है। लेकिन अभी तक 3 साल में कभी ये मौका नहीं आया कि मुझे किसी ने फ़ोन करके ये कहा हो कि भाई ये ना करो, ये करो। जाहिर सी बात है, लोग माने ना माने, एडिटर हजरात माने ना माने, एक रेड लाइन तो होती है। रेड लाइन होती है जो दूसरों को ना दिखे। हम लोग जो उस ओहदे पे होते हैं, जो उस काम पे लगे होते हैं, उनको पता होती है कि रेड लाइन है और उससे बचाकर हर आदमी निकलने की कोशिश करता है। ये उनकी अपनी मजबूरी होती है। लेकिन उसके साथ साथ एक दो चीज़ें जो हो रही हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं।
मैं जब बैरून मुल्क था और जब यहाँ आता था हिंदुस्तान, तो मीडिया की जिस तरह की जमहूरी यहाँ पे दिखती थी, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था, बहुत ताज्जुब होता था कि हिंदुस्तान 125 करोड़ लोगों का मुल्क और यहाँ की मीडिया, और जिसका इतना ज़बरदस्त इसकी तारीख रही है कि जंग आज़ादी से लेके अब तक अगर आप बात करें तो जंग आज़ादी के जितने बड़े मुजाहिद हैं उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सहाफ़त से उनका जुड़ाव रहा, और उसी के ऊपर चढ़ करके उन लोगों ने ये आज़ादी हासिल की। उसके बाद का भी दौर देखें बहुत अच्छा रहा, लेकिन पिछला जो 20-25 साल का दौर है, ख़ास करके जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, तो कहीं ना कहीं पसमानदगी जो है वो पूरे तौर पे हम पे हावी होती जा रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, कि हम लोग बिल्कुल नाकारा हैं या हम लोग बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वाकई जब वो बैलेंसिंग द सोसाइटी की बात होती है, सोसाइटी में तवाज़ुन लाने की बात होती है, तो लगता है कहीं ना कहीं हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें खा वो हिंदी का मीडिया हो, उर्दू का मीडिया हो, अंग्रेज़ी का मीडिया हो, पूरे तरह से कहीं ना कहीं एक ही तरह की हालात हैं। हाँ, मैं बहुत वजाहत के साथ हूँ कि अंग्रेज़ी का जो मीडिया है उसमें ये हालात उतने ज़्यादा नहीं हैं, वहाँ पर प्रेशर कम है, और शायद उसकी वजह भी बहुत सियासी होती है। इसलिए कि अगर उर्दू का आप अखबार चला रहे हैं, हिंदी का आप अखबार चला रहे हैं, तो पॉलिटिकल प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे यहाँ मेरा जो मीडिया हाउस है, हम लोगों का उर्दू का भी अखबार है जो सबसे बड़ा अखबार है, हिंदी का भी अखबार है। हिंदी में अगर कोई चीज़ छपती है तो उतना उस पर तवज्जो नहीं जाती है, लेकिन उर्दू में अगर किसी सियासी जमात के बारे में कोई चीज़ छपती है तो वाकई उसका प्रेशर मेरे ऊपर आता है। उर्दू के चैनल पर अगर कोई चीज़ चल जाती है तो उससे कहीं ना कहीं काफ़ी बहुत बड़ा वोट बैंक उससे जुड़ा है, 20-25 करोड़ मुसलमानों का मामला होता है, तो वो प्रेशर आता है। तो कहीं जानिबदार होना पड़ता है या नहीं भी होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपको वो जो रेड लाइन का मामला है वो सामने आ जाता है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि मीडिया किस तरह से बिहेव कर रहा है हिंदुस्तान का। मुझे 3-4 वाक़े याद आ रहे हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उनके घुटनों में कुछ तकलीफ थी और घुटनों का नी ट्रांसप्लांट होने वाला था, वो घुटना तब्दील किया जाने वाला था। मैं उन दिनों हिंदुस्तान में नहीं था। हिंदुस्तान आया, इत्तेफाक से मैं बॉम्बे आया, ब्रिज कैंडी अस्पताल की तरफ से जा रहा था, तो मुझे लगा कि पूरा हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो ब्रिज कैंडी के सामने कैंप लगा के, लिटरली कैंप लगा के, टीवी कैमरे और पूरे बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े लोग वहां खड़े हैं और वो रिपोर्टिंग हो रही है 24/7। इस हद तक रिपोर्टिंग हो रही है कि वाजपेयी साहब के घुटने का पैटिला, जो पैटिला है वो सिया गया है, तो जॉनसन एंड जॉनसन के थ्रेड से सिया गया है, और डॉक्टर रत्नावत, जिनको उससे कबल हिंदुस्तान में शायद कोई नहीं जानता होगा, उनको पूरा हिंदुस्तान जान गया। इतनी ज्यादा रिपोर्टिंग उनके घुटने के बारे में हुई कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ऑर्थोपेडिक्स का क्लास चल रहा है या सहाफत हो रही। उसी तरह से फिर एक और वाकया हुआ, प्रमोद महाजन साहब का इंतकाल हुआ। जाहिर सी बात वो हादसा था, उनका कत्ल हुआ, बहुत अफसोसनाक वाकया था। उसकी भी जिस तरह से 24/7 रिपोर्टिंग होती रही, और अफसोस की बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल का, जैसा ये बात कह रहे थे, उसमें टीआरपी की दौड़ होती है, सिलसिले की चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अखबारात में भी वही छाया रहा। मुझे याद है वाजपेयी साहब का जब इंतकाल हुआ तो उसी दौर में, सईद भाई यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सीनियर हम लोगों के सहाफ़ी हैं, उसी पीरियड में एक हिंदुस्तान का और बड़ा आदमी मरा, उनकी मौत हुई, सीताराम केसरी। सीताराम केसरी वॉज ए ट्रू स्टोरी ऑफ रैग टू रिचेस। एक एग्जाम्पलरी कैरेक्टर था इस माने में, मैं उनके लीडरशिप पे बात नहीं कर रहा हूँ कि वो कामयाब थे नाकामयाब थे कांग्रेस के सदर के तौर पे, एक दूसरा मौजू है, लेकिन एक बहुत बड़ी स्टोरी एग्जाम्पलरी ये थी कि वो आदमी कांग्रेस सेवा दल में ड्रम बीटर था, ढोल बजाता था, वहां से उठता हुआ सीढ़ियां चढ़ता वो कांग्रेस का सदर बना। उसी दौर में उसका इंतकाल हुआ जब वाजपेयी साहब के घुटने का ऑपरेशन हो रहा था। सारे टीवी चैनल में खबर बस आ गई कि खबर चलनी है। अखबारों में भी सिर्फ वो अंदर के पन्नों पे या किसी किसी अखबार में मैंने देखा पेज 1 पे एक छोटी सी स्टोरी, सीताराम केसरी डाइड, कोई ऑब्ituary नहीं, कोई उनके बारे में नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरह की सहाफत हम कर रहे हैं, हम समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं, किस तरह से बांट रहे हैं। उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप देखिए, अगर एक रिपोर्टिंग की अगर बात हम करते हैं, अगर एक मिर्जापुर या के पास का एक वाकया है, जब एक मुस्लिम लड़की के साथ जो वाकया हुआ था, बहुत ज़्यादा मीडिया में उछला कि वो तलाक हुआ या नहीं हुआ। जाहिर सी बात ये बहुत अफसोसनाक मामला है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ उस औरत को होनी चाहिए और हुई। हम लोगों ने उसमें उस
स्टोरी को पूरे मीडिया ने इस तरह से खींचा और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उस स्टोरी को चलाते वक्त, उस स्टोरी के ऊपर रिपोर्ट करते वक्त कहीं ना कहीं हम ये भूल गए कि हम एक समाज के बहुत बड़े हिस्से की निजाम के ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं, उस पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। उसका जो अपना कानून है, सही है गलत है वो मुझे नहीं मालूम, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो और ये बहुत हसास मामला है, इस पर गौर करना चाहिए। लोगों ने नहीं किया और इस हद तक किया कि मुझे लगा कि शायद दे हैव गॉट ए वेपन टू शूट एट द होल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन दिस वे। बड़े अफसोस की बात है, हम इन चीजों पे गौर नहीं करते। अभी हाल का आप मामला देखिए, हिंदुस्तान का मीडिया जो रिपोर्ट करता है, खास करके टेररिज्म, दहशतगर्दी और इसके हवाले से चीजें जब हम रिपोर्ट करते हैं, हम किस तरह से रिपोर्ट करते हैं। अभी चंद एक आध साल पहले की बात है, एक कश्मीरी नौजवान तो नहीं था, कश्मीरी वो पहले शायद दहशतगर्द था, बाद में उसने हिंदुस्तान छोड़ दिया, लौट करके आया और पुलिस ने ये दिखाया कि वो कहीं ना कहीं जामा मस्जिद के किसी मस्जिद रेस्ट हाउस से उसकी गिरफ्तारी हुई और उसमें पूरी स्टोरी चलने लगी मीडिया पे, कश्मीरी दहशतगर्द गिरफ्तार और पूरा ये कि इसके पास ये नक्शा मिला है, ये इसके पास आर्म्स एंड एमिनेशन मिले हैं, AK-47 मिला पूरे तौर पर, और यहाँ उसकी हमले की तैयारी थी। और दहशतगर्द, ये भी नहीं कि मुबैना दहशतगर्द हम कहें, नहीं, दहशतगर्द। और आज क्या हुआ, अभी चंद हफ्ते कबल उसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और ये पता चला कि वो पूरी स्टोरी पुलिस के जरिए प्लान की गई थी। वो बेचारा निहत्ता लौट आया था नेपाल से, सरेंडर करने आया था, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन के बाद आया था, लेकिन हम में से किसी ने, मैं खुद को भी जिम्मेदार मान रहा हूं, किसी न्यूज चैनल ने, किसी मीडिया हाउस ने उसकी तफ्तीश नहीं की। रिपोर्टिंग में जो रिसर्च का एलिमेंट होता है वो एकदम शून्य, एकदम नग्न, एकदम जीरो, एकदम नील हो गया। और जब वो बेगुनाह होकर के छूटा जेल से, तो हमने एक छोटा सा टिकट चला दिया। हमारे जो एहसासात हैं, हमारी जो सेंसिबिलिटीज हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सोशल कहते हैं हम लोग मार्केटिंग में एक टर्म होता है सोसाइटल ऑब्लिगेशन ऑफ एनी प्रोफेशन, जो सोसाइटल ऑब्लिगेशन है इस का, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। हम अपनी जिम्मेदारियों से हट रहे हैं। दूसरा आपको एक एग्जाम्पल दें, और इन सारी चीजों से याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग द सोसाइटी की, सोसाइटी में, समाज में तवाजुन लाने की। ये सारी चीजें अदम तवाजुन की बायस हैं। उसके बाद आप देखिए दहशतगर्दी के हवाले से जितनी रिपोर्टिंग होती है, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हो, समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हो, दूसरे सारी जगहों में ब्लास्ट हो, मैं मानता हूँ, बहुत इससे मानता हूँ कि जितनी भी न सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया के कई हिस्सों में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें मुस्लिम हजरात इन्वॉल्व हैं। मैं उनको नहीं समझता मुसलमान, लेकिन वो शक्ल सूरत से, शबाहत से, अपने हुलिये से मुसलमान जैसे दिखते हैं, दावा भी करते हैं, चाहे वो बगदादी हो, चाहे वो शेखू हो। लेकिन ये तो पूरे माशरे को समझने की बात है कि हम में से कितने लोग उनके साथ अपने को रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं, ना हिंदुस्तान की, ना दुनिया के कहीं। लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया कहीं ना कहीं जब इनकी सारी चीजों को रिपोर्ट करती है तो पूरे माशरे को उनके साथ जोड़ के देखती है। बड़े अफसोस की बात है, अगर आमिर नाम का बच्चा दिल्ली से पकड़ा जाता है दहशतगर्दी के आरोप में, 16 साल की उम्र में पकड़ा जाता है, 32 साल की उम्र में वो बेगुनाह छूटता है। 16 साल तक हमने उसको दहशतगर्द कहा, 32 साल की उम्र में वो लड़का छूटा, बेगुनाह छूटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेगुनाह है। लेकिन हम में से किसी में ये हिम्मत नहीं हो कि हम लोग माजरत कर लें, हम लोग माफी मांग लें और उससे सबक लें। दूसरी तरफ अगर और कोई लोग गिरफ्तार होते हैं, मैं बहुत बड़ा सवाल उठा रहा हूं, यहाँ पे मीडिया के मेरे साथी बैठे हैं। सलमान, एक लड़का बेंगलोर से गिरफ्तार हुआ, वो IT इंजीनियर था, दहशतगर्दी के एक इल्जाम में उसको पकड़ा गया। मुबैना दहशतगर्द आप कह सकते हैं, ठीक है, जान जारी है। लेकिन वो तुरंत पूरे मीडिया में दहशतगर्द हो गया। साध्वी प्रज्ञा पकड़ी गई, कर्नल पुरोहित पकड़े गए। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, किसी टीवी चैनल ने, किसी अखबार ने उनके लिए आतंकवादी वर्ड या दहशतगर्द वर्ड यूज किया? आज भी आदर से कहते हैं साध्वी प्रज्ञा। कैसी साध्वी, कैसे महात्मा, कैसे इमाम, कैसे मुसलमान जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं? तो जब हम रिपोर्ट करते हैं, जब हम मजमून लिखते हैं, जब इस तरह की बातें करते हैं, तो इन सारी चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि हम किसी, जाहिर सी बात है, अब तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि वो लोग थे। मैं ये इससे ये नहीं कह रहा हूँ, एक्सोनरेट नहीं कर रहा हूँ कि इसमें कुछ मुस्लिम हजरात भी इस तरह की एक्टिविटीज में नहीं है, बिल्कुल नहीं होंगे।
आप उनके लिए भी वही स्टैंडर्ड रखिए जो आप दूसरे के लिए कर रहे हैं। आप तवाजुन रखिए। आपका काम है एक्यूरेसी, आपकी जो की एलिमेंट होती है रिपोर्टिंग में, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। हम एक्यूरेसी नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं हमारे चश्मे का जो है वो रंग बदल जाता है और इससे समाज बढ़ता है। इस एहसास को लाने की जरूरत है। मैंने अभी एक एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां भी मैंने ये बात कही थी कि मुझे याद है 2005 का वो सान है जब इंग्लैंड के ट्यूब में ब्लास्ट हुआ था और इत्तेफाक से हम लोग वहीं थे। इयान ब्लेयर साहब उस वक्त लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के चीफ हुआ करते थे। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, सारे लोग, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा, इंग्लैंड में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मामला हुआ था ये, तो ट्यूब में ब्लास्ट हो जाए तो वहां पे सारे रिपोर्टर्स, एक तो ये कि हम लोगों के जैसे वो लोग मुंह में नहीं लग जाते हैं कि आप वही बोलिए जो वो सुनना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में जो 200-300 रिपोर्टर्स थे पूरी दुनिया से, जर्नलिस्ट थे, वो ये जानना चाह रहे थे कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। इयान ब्लेयर साहब से बार बार ये पूछा गया कि इस पूरे वाकये के पीछे कौन है, तो वो बोले कि इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। फिर पूछा गया क्या अलकायदा इसमें शामिल है, क्या अलकायदा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं सऊदी अरब में बहुत दिनों रहा हूं, पूरे मशरक़ वस्ता में काम किया है, तो वो जो ब्लास्ट था उसमें वो इट हैड ऑल द हॉलमार्क ऑफ अलकायदा, तो वो देख के लग रहा था कि अलकायदा का ऑपरेशन हो सकता है, ये दिख रहा था। लेकिन इयान ब्लेयर साहब ने जब पूछा गया कि अलकायदा इसके पीछे है, तो बोले नो, वी हैव सर्टेन लीड्स, वी आर फॉलोइंग द लीड्स, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाए हम इसके ऊपर कोई भी हतमी फैसला नहीं कर सकते हैं। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। आप यकीन कीजिए, थोड़ी देर के बाद मैं होटल के कमरे में गया, हिंदुस्तान के एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टीवी चैनल को मैंने ट्यून किया और वहां पे चल रहा था अलकायदा अटैक्स लंदन। बड़ी अजीब सी बात होती है और हम जर्नलिस्ट हजरात इस पे सवाल नहीं उठाते हैं। आप सारे लोगों से मैं सवाल उठाता हूं कि हमारी पुलिस कितनी अहल है, हमारे हसास इदारे कितने अहल हैं। आपके घर में चोरी हो जाए, बरसों बरस तक केस इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश चलती रहती है, चोर नहीं गिरफ्तार होता, लेकिन एक ब्लास्ट हो जाए उनको मिनटों में ये खबर हो जाती है कि इसके पीछे लश्कर तैयबा है, लश्कर जंगवी है, अंसार सुन्ना है, फलां है, फलां है, फलां है, फलां है, और 4 बंदे लाके खड़ा भी कर देते हैं कि ये हैं। हमने कभी सवाल उठाया? हमने कभी इसके ऊपर जांच की? हमने कभी इसकी पड़ताल की? नहीं करते हैं, इसलिए कोई टीआरपी का मामला आ जाता है, चल रहा है, सारे लोग देखने लगते हैं, उसके बाद फिर वो स्टोरी ड्रॉप हो जाती है, दूसरे दिन ड्रॉप हो गई, दूसरे दिन कोई और नया तमाशा। आज पूरे हिंदुस्तान के किसान, एवरेज 46 किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं। इस एवरेज है 46 किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं। इधर इस बार तो चूंकि कुछ सियासी बातें ऐसी हो गई है, एक नई सरकार आई है कि फिर भी बात हो रही है किसानों के ऊपर। नहीं तो आप बताइए कि इससे पहले पिछले साल तक कब किसी बड़े टीवी चैनल ने, कब किसी बड़े अखबार ने किसानों की खुदकुशी के ऊपर एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की, उनके वजूहात को, उनके हालात को जानने की कोशिश की? मैं हम नहीं करते। हम कहीं ना कहीं बायस में फंस गए हैं, हम कहीं ना कहीं प्रेफरेंसेस में फंस गए हैं, हम कहीं ना कहीं ऐसी हरी हरी और गुलाबी चीजों में फंस गए हैं जिससे बाहर हम निकलना नहीं चाहते। क्या हम इस तरह की तवाज़ुन के माहौल में, क्या हम इस तरह की चीजों को करके क्या हम समाज में तवाज़ुन ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। बहुत सारी चीजें जो आम आंखों में दिखती हैं, और आप यकीन कीजिए कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी आज दांव पे है। हर आदमी पूछा, अरे मीडिया में ऐसा ही चलता रहता है, और हम फिर भी चलाते हैं। मीडिया में यही चलता रहता है, फिर भी हम चलाते हैं। हम में से सारे लोग कहते हैं सर चला लीजिए, चल जाएगा सर, कल देखा जाएगा। एडिटोरियल मीटिंग शाम में 6 बजे होती है हमारी अखबार की, सुबह 8 बजे टीवी चैनल की। पूछते भाई इसको देख लो, बोलता सर कहाँ सर, इसको दिखाइए। वो सांप नचा लीजिए, ठीक है सर, लेकिन इस पे कहाँ जाइए? और आप यकीन करें, जो ये बता रहे थे एडिटर्स की बात, हमारे यहाँ BEA है, ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन है, हमारे यहाँ एडिटर्स की बहुत बड़ी बड़ी और ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन है। कोई बड़ी चीज नहीं। आज भी हिंदुस्तान में मेन स्ट्रीम अगर टीवी चैनल्स की बात कर लें 10 हैं, 10 के एडिटर बैठ जाएं, एक लाइन ड्रॉ कर लें, हमें ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना है, ये बताना है, ये नहीं बताना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हम भी उसमें शामिल हैं, उसके मेंबर हम भी हैं, कि हम जाते हैं सेमिनार्स में, हम जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, हम अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब एडिटोरियल मीटिंग होती है तो फिर ये पता करते हैं कि टीआरपी वाली चीज कौन सी। ये बहुत अजीब बात हो गई है, ये कमर्शियलाइजेशन से आ गया है।
मुझे ये याद है जब हम, जाहिर सी बात है यहाँ पे मुझसे बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन 25-27 साल का मेरा तजुर्बा इस पेशे में हो गया। अब पेशा मैं नहीं कहूँ, मैं आज भी इसे पेशा नहीं समझता हूँ, अपने हद तक कम से कम। जब हम लोग जर्नलिज्म में आए थे, सहाफत में आए थे, तो सहाफत एक पैशन होता था, एक ऑब्सेशन होता था, एक फैशन होता था। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि फॉर मी जर्नलिज्म इज ए फैशन, पैशन एंड ऑब्सेशन। ये खत्म हो गया, ना फैशन है, ना पैशन है, ना ऑब्सेशन है। अब सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शलाइजेशन, अब सीधा कॉमर्शलाइजेशन है। अब वो फैशन, पैशन, ऑब्सेशन की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ शॉर्टकट का मामला हो गया है। हमें याद है जब हम लोग प्रिंट में थे, एक अगर बायलाइन छप जाती थी तो उस दिन सारे दोस्तों को ले जाकर, सब उतने पैसे नहीं होते थे कि मिठाई खिलाएं, पार्टी करें, ढाबे पे जाके चाय पी आते थे कि आज हमारी बायलाइन स्टोरी छपी है, और बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब हालात ये है कि एक बच्चा एक स्कूल कॉलेज से फारिग होकर आता है मीडिया का, और आने के बाद सीधे वो एक टीवी चैनल पे खड़ा हो जाता है माइक लेकर के, और वो चेहरा दिखने लगा, पूरे हिंदुस्तान में मकबूल हो गया। उसको ना आम पता है, ना इमली पता है। आपको एक दो और वाकया सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं सीरिया में था, दमिश्क में था, जब मुझे ये जॉब ऑफर हुई थी सहारा के, उस समय दमिश्क में था। और ये मामला, उससे पहले की एक बात बताऊँ, जो गाजा की जो लड़ाई हुई थी हिजबुल्लाह और इसराइल की, उन दिनों इंडिया के किसी टीवी चैनल ने मुझे कॉल किया फोनों के लिए। वहाँ पे जाहिर सी बात बहुत हिंदुस्तानी भी थे सीरिया में और दमिश्क में। तो एक बहुत बड़ा टीवी चैनल, वो मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा था। उसने पूछा, ये फैसल साहब, हमारे साथ फैसल अली साहब मौजूद हैं जो ग्रीक की कैपिटल डेमास्कस में। तो मुझे लगा कि एक बार स्लिप हो गया, गलतियाँ होती, ऑन एयर गलती हो गई, आप सुधार नहीं सकते। थोड़ी देर के बाद फिर उन खातून ने, जो एंकर थी, उन्होंने फिर इसी को रिपीट किया। मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट कि मैं कैसे बताऊं कि मैं शाम की कैपिटल दमिश्क में हूं और शाम का कैपिटल है। और वो बोलती रही इसी तरह से। उसके बाद जब ब्रेक हुआ तो मुझसे पूछ रही कि सर आपसे और क्या पूछ लूं। हम कहा ये भी मुझे ही बताना। ठीक है भाई, ये पूछ लो। ये हालत हो गई। दूसरा एक सामने मैंने देखा, मैं हिंदुस्तान में नहीं था उन दिनों, पुणे के पास, बॉम्बे के पास एक तेंदुआ एक रिहायशी इलाके में घुस गई। हो गया, जाहिर सी बात है, फॉरेस्ट कट रहे हैं, जिस तरह से शहर बढ़ते जा रहे हैं, जंगल घटते जा रहे हैं, ये वाकया होता रहता है। तो वो भी पूरे टीवी चैनल पे जैसे सबसे बड़े हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वाकया ये है और इससे ही हिंदुस्तान की किस्मत बदलनी है और जीडीपी बढ़ जाएगी, वो चल रहा था। तेंदुआ यहाँ से निकला वहां गया, तेंदुआ वहां से निकला वहां गया, पूरे सारे टीवी चैनल पे तेंदुए की जमहूरी चल रही थी। पूरे तेंदुआ दौड़ रहा था। उसके बाद वो जो रिपोर्टर था वो बता रहा है कि अभी देखिए ये तेंदुआ यहां से निकला है और निकल करके उस झाड़ी में घुस चला गया है। एंकर ने पूछा, अब तेंदुए का अगला कदम क्या होगा? ट्रस्ट मी, अब तेंदुए का अगला कदम क्या होगा? वो रिपोर्टर ज्यादा सियाना था, उसने बात को संभाली कि देखिए भैया अब तक फॉरेस्ट के लोग आ गए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आ गए हैं, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? कैसी सहाफत कर रहे हैं? मुझे याद है मैं उन दिनों बाहर था, फिकी में एक सेमिनार हुआ था, मीडिया और सनसनी। सही, वो हमारे बड़े अजीज हैं, मेरे बहुत मोहसिन भी हैं, वही नकवी साहब उस वक्त आज तक के वो एडिटर हुआ करते थे, वही नकवी साहब भी थे, सारे लोग थे। उस पर ये बड़ी बहस चल रही थी, मीडिया और सनसनी। बाद में मैंने उनसे कहा कि सर वही था कि क्या हो रहा है नकवी साहब, इस तरह की चीजें क्यों करते हैं आप लोग, इतने अच्छे प्रिंट के लोग हैं, क्यों ऐसे लोग आ जाते हैं कि वो पूछें कि अब तेंदुए का अगला कदम क्या हो जाएगा? उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मुझे बताया। बोला फैसल, एक तो ये कि आप यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है, बहुत दिनों से बाहर हैं, जब से ये सारी जमहूरी शुरू हुई है, और आपको बताएं कि हमारे यहाँ 10 आज तक में पोजीशन हमको भरनी थी, लेना था लोगों को। हमने इश्तेहारात दिए, इश्तेहार के रिस्पांस पे बहुत सारी सीवीज आई, बहुत सारी, जाहिर आज तक सबसे बड़ा चैनल है यहाँ आई। उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि हमने 20-25 लोगों को उसमें से शॉर्टलिस्ट किया और इंटरव्यू के लिए बुलाया, और बहुत एतमाद से और बहुत संजीदा इंसान है वो। उन्होंने कहा नकवी साहब ने कि उनमें से सारे जो लोग मुझे लगे कि हाँ इनको बुलाया जा सकता है, उन लोगों को हम लोगों ने बुलाया, इंटरव्यू किया। और जब इंटरव्यू हो रहा था तो एक से हमने पूछा कि भाई जरा जेपी के बारे में कुछ बताओ, तो उसने जेपी सीमेंट के बारे में बातचीत शुरू की। ठीक है। उसके बाद फिर अब वो सारे लोग हिंदुस्तान के जो लीडिंग जर्नलिज्म के स्कूल कॉलेजेस हैं वहां से फारिग थे। उसके बाद दूसरी कोई थे, उनसे उन्होंने पूछा कि भाई जयललिता के बारे में कुछ बताइए, जयललिता जानते हैं नहीं जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो जयललिता के बारे में उसको थोड़ा बहुत पता था, एमजी रामचंद्रन के बारे में, एमजीआर के बारे में उसको नहीं वाकफियत थी। उसके बाद बोले कि मुझे लगा कि अब इससे गांधी वानी पूछना बेकार है, इसलिए वो तो बहुत और पुराने हो गए। और बोले
कि आप यकीन कीजिए कि उसी लॉट में से हमें कुछ लोगों को लेना भी पड़ा, इसलिए वही अवेलेबल है। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि फैसल, मिट्टी से आप बड़ी खूबसूरत मूर्त तो बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से सोने की मूर्तियां नहीं बनती। आज हालात कुछ ऐसे हैं, लेकिन ये एक रुख है मीडिया का, एक पस मंजर है। दूसरा, अगर आप बात करें तो कुछ अच्छे काम भी हिंदुस्तान की मीडिया ने किए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जेसिका लाल मर्डर केस देख लिए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज भी मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वी आर इन ए स्टेट ऑफ इनफेंसी, बचपने में हैं, कुछ बेवकूफ़ियाँ करते हैं, बच्चों की तरह उठते हैं, दौड़ते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, किलकारी भरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं और दौड़ते हैं। लेकिन ये बचपना कब तक? हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उम्र भी तकरीबन 25 साल हो गई। 18 साल में आपको वोट का अधिकार हो जाता है। कब संभलेंगे, कब समझेंगे, कब तवाज़ुन लाने की बात करेंगे, तब कब अपने इस इतने अहम रुकन जो चीज़ है सोसाइटी की, जिसको हम लोग फोर्थ स्टेट कहते थे, जो अब रियल एस्टेट में तब्दील हो गया है, उसके सुधार की कब बात करेंगे? लेकिन रियल एस्टेट हो गया है, ये भी एक मसला है। अब जो ये बात कह रहे थे फातिल जमीली साहब, वो यहाँ भी है, चुन्नी लाल, मुन्नी लाल, सुखदेव यादव, शर्मा जी, वर्मा जी, ये सारे जो बिल्डर हजरात और जो दूसरे लोग थे बिजनेस घराने, तो उनका भी दखल अमल ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसके बावजूद मुझे ये लगता है, मैं बहुत एतमाद के साथ कह रहा हूँ, सहारा एक बड़ा हाउस है कि अभी तक 3 साल मुझे सहारा में ग्रुप एडिटर के तौर पे आए हुए हो गया है। आज तक आप यकीन कीजिए कि मेरे ऊपर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कोई बहुत बड़ा प्रेशर ऐसा नहीं है कि आप ये बात करें, ये बात नहीं करें। कहीं ना कहीं हम लोग अब इस मोल्ड में आ गए हैं कि जरा इनकी अगर बात कर लें, मुलायम सिंह की, तो बात अच्छी हो जाएगी, उनकी कर ले तो उनसे अपना रैपो हो जाएगा, अपना पीआर हो जाएगा। और हमारी, मैंने जो बात कही मिट्टी और सोने वाली जो बात है, अब कहाँ है गिल आजाद जैसे लोग, अब कहाँ है पुराने लोग? आपको याद है कि यहाँ ऐसे लोग भी हिंदुस्तान की सहाफत में पैदा हुए जिनके इदारिये पे बजट बनता, सरकार की पॉलिसीज बनती थी, और अब हम मजाक का मौजू बन गए। और जब हम मजाक का मौजू बन गए हैं, तो जो टूल फॉर ब्रिंगिंग इन चेंज इन द सोसाइटी था, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल, वो मोस्ट इनइफेक्टिव हो गया है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है, न सिर्फ हम सहाफ़ी हजरात के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो सहाफ़त के बड़े घरानों से मुंसलिक हैं, उनसे जुड़े हैं। इसलिए कि अगर hamaरी धार ख़त्म हो गई, अगर हमारी आवाज़ ख़त्म हो गई, अगर हमारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई, तो फिर उनका ये धंधा नहीं। और अगर हमने समाज को जोड़ने के बजाय समाज को बांटने की कोशिशें की, या अनजाने तौर गैर जानिस्ता तरीके से भी ये की, तो कम से कम आने वाली जो तारीख है उसमें हम अच्छे नामों से नहीं याद किए जाएंगे। मुझे लगता है हिंदुस्तान में अभी जो मीडिया है उसको बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं। वो कहते हैं एक्यूट ब्लाइंडनेस हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, ब्रेथलेसनेस हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, और हमेशा बात करते हैं लोग। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके दिल में, इसके कल्ब में भी एक मसला हो गया है। तो सबसे पहले अगर इन सारी बीमारियों को दूर करना है तो पहले शुरू करना चाहिए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन से। पहले दिल को बदलो, सोच को बदलो, फिर अपने दूसरे अज़ा खुद ब खुद सही हो जाएंगे। और अगर हमने ये करना शुरू कर दिया तो हम पूरे समाज में एक कहीं ना कहीं नई बेदारी, नई सोच, समाज को जोड़ने का जो हमारा असली मंसूबा है उस पर वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है मैंने काफ़ी देर आप लोगों से बातचीत की, बहुत अच्छे लोग बैठे थे और अपनी बिरादरी के बहुत सारे लोग दिख रहे थे, इसलिए मैंने बात की। अगर मुझसे कोई बेअदबी गुस्ताखी हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सहाफ़त पर बहुत ही अहम और संजीदा मसाइल पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब सैयद फैसल अली साहब। बहुत शुक्रिया सर। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद जश्न अदब के इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को जश्न पीरजादा कासिम के उन्वान से भी मनाया गया। जनाब पीरजादा कासिम साहब पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। इस शानदार पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए जश्न अदब के सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब अपनी खिदमत से जश्न अदब को महका रहे हैं। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब एक खूबसूरत शायर और एक IT प्रोफेशनल भी हैं। जश्न अदब ने साल 2012 का शान हिंदी अवार्ड बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और शायर जनाब गोपाल दास नीरज साहब
के नाम किया था, लेकिन खराब सेहत की वजह से वो उस वक्त अवार्ड लेने के लिए मौजूद नहीं थे। तो इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में उन्हें साल 2012 का शान-ए हिंदी अवार्ड दिया गया। जश्न अदब ने पासबान अदब 2015 अवार्ड मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया। मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा जश्न बहार ट्रस्ट की फाउंडर हैं और दिल्ली के अदबी हलकों में अपनी अलग पहचान रखती हैं। वहीं दूसरी ओर जश्न अदब ने शान-ए हिंदी 2015 अवार्ड हिंदी के जाने माने कवि, अदीब, सियासी और समाजी शख्सियत जनाब उदय प्रताप सिंह साहब को उनकी हिंदी खिदमात के लिए दिया। जश्न अदब ने शान उर्दू 2015 अवार्ड और जश्न अदब 2015 अवार्ड जो 1 लाख रुपए का है, पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब पीरजादा कासिम साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और शायर जनाब कैसर खालिद साहब। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब और जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं खूबसूरत शायर और आईटी प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। ये सभी हजरात उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न अदब को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। जश्न अदब ने जहां एक और 3 मई 2015 को इस शानदार इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया, तो दूसरी ओर 30 अप्रैल 2015 को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, जिसमें नई आवाज, नए अंदाज के जरिए नए लिखने वाले नौजवान शायर और शायरात को प्रमोट किया जो शायरी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इसके अलावा रोल ऑफ नॉन मुस्लिम इन प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ब्यूरोक्रेसी इन सर्विस ऑफ लिटरेचर, प्रोमिसेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, अदब और सियासत, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स, रोल ऑफ राइटर्स, पोइट्स एंड क्रिटिक्स इन बैलेंसिंग द सोसाइटी और रोल ऑफ जर्नलिज्म इन बैलेंसिंग द सोसाइटी जैसे मौज़ूआत पर डिबेट और डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए। तो ये था जश्न अदब का 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। जश्न अदब वाकई अदब या साहित्य की खिदमत कर रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मानना यह है कि अदब या साहित्य दम तोड़ रहा है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम जश्न अदब के इन प्रोग्रामों को अटेंड करें या इंटरनेट पर देखें और वो फिर अपनी राय मुझे बताएं। ये प्रोग्राम का एक वीडियो नहीं है। अगर आप पूरा प्रोग्राम या पूरा पोइट्री फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। पता है www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे देख सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। फेसबुक का पता फिर से हम बताते हैं www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के कल्चरल प्रोग्राम, मुशायरे, कवि सम्मेलन इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो फिर हमारी टीम्स को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। जी हाँ, मोबाइल नंबर एक बार फिर आपको बताता हूं 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए।